गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, नीट यूजी 2026 का पेपर कैंसिल हो चुका है। दरअसल में ऐसी खबरें आई थी और थोड़ी जांच के बाद भी पता लगा कि इस बार का पेपर दरअसल में लीक हो गया था। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, ऐसा बताया जा रहा है कि सीकर के पास में हुआ क्या कि एक पर्सन ने कुछ गेस्ट पेपर दिए और जो सवाल उसने गेस्ट पेपर में दिए थे उनमें से अधिकतर सवाल हूबहू जो नीट का रियल एग्जाम था उसमें देखने को मिले। अब ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब एक्चुअल में ये पेपर लीक हुआ हो, वरना ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो इस बात को देखते हुए कि पेपर लीक बहुत बड़े लेवल के ऊपर हुआ है, ना जाने कितने लोगों के पास पेपर पहले ही आ चुका था एग्जाम से पहले ही, तो एनटीए जो कि यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, उसने सरकार के साथ डिस्कस करके यहाँ पर इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। एंड आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये एग्जाम वापस से दोबारा जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो एनटीए के आपको डायरेक्टर जनरल देखने को मिलते हैं, अभिषेक सिंह जी, इन्होंने दरअसल में 40 दिन पहले ही एनटीए को यहाँ पे ज्वाइन किया था। पहले ये इंडिया एआई मिशन को यहाँ पे हेड करते थे और इन्होंने बोला था कि एनटीए जो है वो अब एक पॉलिसी फॉलो करेगी, जिस पॉलिसी का नाम होगा जीरो एरर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, इन पर्टिकुलर टेस्ट को कंडक्ट करवाने के लिए। और इनके पहले जो सबसे पहला जी जो टेस्ट था उसी में यहाँ पर इतना बड़ा लीक हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। तो यानी कि ना, हम बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं कि हाँ, देश में कोई पेपर लीक नहीं होता, पर एक्चुअल में आप नोटिस कर पाओगे कि बार-बार, बार-बार सेम चीज़ होती है, पेपर लीक हो जाते हैं। अब किसकी गलती है ये तो देखो, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी, सीबीआई देखेगी इसके रिगार्डिंग कि अच्छा लीक हुआ कहाँ पे, कहाँ पर गड़बड़ी हुई है, कौन पर्सन था जो इसमें इन्वॉल्व था, कौन पर्सन एनटीए की तरफ से यहाँ पे मिला हुआ था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएँगी क्योंकि देखो कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। चाहे जहाँ पे पेपर प्रिंट होता है वहाँ पर, पेपर ट्रांसपोर्टेशन होता है वहाँ पर, कहीं न कहीं तो पेपर लीक हुआ है ना, तभी जाके यहाँ पे लोगों तक यहाँ पे पहुँच पाया है ये एग्ज़ाम के पहले ही। तो इट बिकम्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बट इन द एंड दिक्कत पता क्या आती है? दिक्कत ये आती है इन 22 लाख छात्रों के रिगार्डिंग। अब देखो, आप नोटिस करो, आप एक एग्ज़ाम देकर आए हो, आप उसके लिए कंटिन्यूअसली पढ़ते रहे थे। अब आपने बहुत मेहनत से तैयारी करी, बट कई बार कुछ लोगों के हाथ में वो पेपर लग गया, कुछ अमीरों के हाथ में पेपर लग गया, जिन्होंने इस पेपर को लीक करवाने के लिए लाखों-लाखों रुपए दे दिया। अब यहाँ पर पता क्या होता है कि एक आम इंसान के दिमाग में, एक आम बच्चा जो एक मिडल क्लास फैमिली से आता है, उसके दिमाग में एक बात तो जाती जाती है ना कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाक़ई में पेपर लीक हो जाए और मैं मेहनत करने के बावजूद भी इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल ना हो पाऊँ। ये डाउट बच्चों के दिमाग में आता है और फिर जब ऐसे पेपर लीक होने के बाद पेपर कैंसल हो जाए, तो देखो कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने किताबें छोड़ दी होंगी। अब वापस से अपनी मेंटल स्टेट को ठीक करना, वापस से इस एग्ज़ाम को लिखना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। तो बच्चों की मेंटल जो स्थिति होती है ना, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब देखो, एनटीए भले ही बोल दे कि हाँ, कोई नए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ीस नहीं लगेगी, बल्कि जितनी हमने फ़ीस ली थी, वो भी हम रिफंड कर देंगे। पर इन बच्चों की मेंटल सिचुएशन का क्या? ठीक है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। इंडिया में मतलब पता नहीं, मतलब कितने एग्ज़ाम्स हैं जो लीक होते रहते हैं। ये तो बड़ा एग्ज़ाम है ना, इसीलिए इसकी बातें ज़्यादा होती हैं। पर इसके अलावा कहीं पर कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया, कहीं पर कोई और एग्ज़ाम हो गया, इतने सारे पेपर यहाँ पे लीक होते रहते हैं भारत के अंदर और तब भी यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे नहीं लिया जाता। बोलते ज़रूर हैं कि हाँ, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, बट होता कुछ नहीं है और फिर से पेपर लीक हो जाता है। उम्मीद यही है कि देखो, चलो यूपीएससी की हम बात करते हैं ना, तो यूपीएससी इज़ गुड इन दिस रिगार्ड कि यूपीएससी में यहाँ पे पेपर लीक जैसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं आती। तो डेफ़िनेटली देखो, बाकी और संस्थानों को यहाँ पे सीखना चाहिए कि यूपीएससी की क्या प्रैक्टिसेज़ हैं। क्यों ना हम भी अपने पेपर को उतना ही ज़्यादा प्रूफ बना पाएँ, लीक प्रूफ, कि यहाँ पे इस तरह की इश्यूज़ ना आएँ, राइट? सो इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे यूपीएससी सीखा जाए। एंड देखो, इस चीज़ में मानना पड़ेगा कि यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, कि पेपर लीक जैसी सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मली नहीं देखने को मिलती। दोस्तों, डेट है आज की 13 मई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक दोस्तों आज हमें जो डिस्कस करना है वो है वन केस वन डेटा एंड सुसहायक इनिशिएटिव। एक्चुअली पता क्या हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दो इनिशिएटिव्स ये लॉन्च किए हैं, वन केस वन डाटा और आपका सुसहायक। तो एक एक करके दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं। पहला नाम है वन केस वन डेटा। अब अंडरस्टैंड करना, देखो मान लो एक बंदे का कोई केस है, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार वो केस आपके अलग अलग लेवल्स पे जाता है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, फिर कई बार सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है। अब दिक्कत पता क्या आती है कि पहले हर एक लेवल के ऊपर
हमारा अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन होता था। मतलब हाई कोर्ट पे अलग रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे अलग, सुप्रीम कोर्ट पे अलग। तो डेटा ना बहुत ही इस तरह से आपको टुकड़ों टुकड़ों में देखने को मिलता था, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन था। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक सिंगल, एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल डेटा सिस्टम बना दिया। इसके माध्यम से जितने भी कोर्ट्स हैं भारत के अंदर वो सारे कनेक्ट हो गए, चाहे वो तालुका कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। अब इससे फायदा क्या होगा, अब एक केस की एक ही डिजिटल आइडेंटिटी बनेगी। यानी कि हमें ना एक ही जगह पे सारा कुछ पता लग जाएगा कि अच्छा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हुआ था, या तालुका कोर्ट में क्या हुआ था, हाई कोर्ट में क्या हुआ था, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या हुआ था। तो पूरा का पूरा जो डेटा है, एक ही क्लिक के अंदर कोर्ट इन्फॉर्मेशन को हम पूरी तरह से यहाँ पे फेच कर पाएंगे। ऑनलाइन हर एक चीज़ वेरीफाई हो पाएगी, केस मैनेजमेंट बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, जुडिशरी में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इससे ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी मिलेंगी, क्योंकि देखो केस की हिस्ट्री एक तरह से अच्छे से आ गई, तो एफिशिएंसी बढ़नी है, क्योंकि अब यहाँ पे हमें रिकॉर्ड्स का कोई डुप्लीकेशन करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आपस में सामंजस्य वो बेहतर हो पाएगा, केस ट्रैकिंग शानदार हो पाएगी, और एक जो लिटिगेंट होता है उसके लिए भी केस इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल पाएगी। एंड इनफैक्ट ना ये हमारे ई गवर्नेंस जो हम बात करते हैं उसी का ही आपको एक इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाता है, राइट। अब दूसरा इनिशिएटिव क्या है सर, वो है सुसहायक एआई चैटबॉट। अब ये क्या है, देखो एआई चैटबॉट नाम में ही है ना, तो यहाँ पर ना ये एक चैटबॉट है, इसके साथ आप बात कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको कोर्ट के बारे में जानकारी उतनी नहीं है, आपको कोर्ट प्रोसीजर जानना है कि भाई मुझे ना लेट से मुझे किसी ने कुछ मतलब मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया या ऐसा कुछ हो गया है, तो मुझे जानना है कि मैं कैसे कैसे अपना कोर्ट का क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे मैं सारा मदद ले सकता हूँ, कैसे केस के रिगार्डिंग मुझे कोई असिस्टेंस चाहिए, वेबसाइट के बारे में कुछ हेल्प चाहिए, ई सर्विसेज का मुझे एक्सेस चाहिए। तो हर एक चीज़ यहाँ पर मैं इस चैटबॉट से पूछ सकता हूँ, एंड उसके माध्यम से एक आम इंसान या इवन एक लिटिगेंट जो होता है उस तक जस्टिस आराम से यहाँ पे पहुंच पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये चैटबॉट को आपका जो एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिंग सेंटर, और आपका सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ यहाँ पे मिलकर इन्होंने बनाया है, और इसके माध्यम से यूजर्स को ये सारी अलग अलग प्रोसीजर्स इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी, एंड एक तरह से जस्टिस डिलीवरी जो है वो बेहतर हो पाएगी। अब देखो पॉइंट पता क्या है, मैं आपको बार बार ये मैंने आई थिंक कल परसों भी बताया था, ये सारी चीज़ें ना आपको प्रीलिम्स में तो देखो काम आएंगी, प्लस एट द सेम टाइम कल को जब आप मेंस का पेपर दोगे और उसमें कोई आपसे पूछेगा कि हाँ जुडिशरी को और बेहतर कैसे बनाएं, या फिर जुडिशरी ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो उसमें आप मेंशन करिएगा ना अपने आंसर के अंदर वन केस वन डेटा इनिशिएटिव, सुसहायक इनिशिएटिव हो गया, है ना। तो इससे भी देखो क्या होगा, इससे भी चीज़ें फास्ट अप होती हैं, एफिशिएंसी बेहतर होती है। ई गवर्नेंस का कोई टॉपिक आएगा तो ई गवर्नेंस के टॉपिक के आंसर भी में भी आप इन इनिशिएटिव्स का मेंशन कर सकते हैं, तो ये आपके आंसर को अच्छा बनाएंगे। तो बच्चे जो पूछते रहते हैं कि सर वैल्यू एडिशन कहाँ से करना है, देखो कहीं अलग से नहीं करना, यही पॉइंटर्स आपको वहां पर अपने आंसर्स में कोट कर देने हैं, ताकि आपका आंसर आपका करंट अफेयर्स के साथ यहाँ पे लिंक्ड लगे। तो प्रीलिम्स में भी हेल्प कर देंगे ये बातें, और आपको मेंस में भी ये चीजें आपको हेल्प कर देंगी, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है सेहत इनिशिएटिव। सबसे पहले तो आप ना सेहत की फुल फॉर्म देखो, सेहत की फुल फॉर्म क्या है, साइंस एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली पॉइंट पता क्या है, हमने इस सेहत मिशन या कह लो या सेहत इनिशिएटिव कह लो, इसके माध्यम से हमने फूड को, बेसिकली कहने का मतलब आपके एग्रीकल्चर को आपके हेल्थ के साथ जोड़ा है। पॉइंट आता है वो कैसे जोड़ दिया, देखो एक चीज अंडरस्टैंड करो, अगर हमारी खेती अच्छी होगी, ऐसी खेती होगी जिसमें अच्छा न्यूट्रिशन हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि अच्छे न्यूट्रिशन से हेल्थ आउटकम शानदार आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो सेहत इनिशिएटिव दरअसल में इसी चीज को इंश्योर करता है। कैसे इंश्योर करता है, ये बात आप अंडरस्टैंड करना। देखो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें करी जाएंगी सेहत इनिशिएटिव के अंतर्गत। एक जैसे है आपका बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स। बायो फोर्टिफिकेशन आप समझते हो, यहाँ पर पता क्या होगा, हमारे जो साइंटिस्ट है ना, वो ऐसी क्रॉप्स यहाँ पे डेवलप करेंगे जो कि न्यूट्रिएंट रिच हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जिंक राइस बनाया, जैसे साइंटिस्ट ने जिंक राइस बनाया। अब जिंक राइस में क्या होता है, राइस की अंदर जिंक की मात्रा ज्यादा होती है, तो जब आप चावल खाओगे आपकी बॉडी में जिंक भी चला जाएगा, एंड आपकी बॉडी जिंक मतलब आपको जो जिंक की कमी थी वो कमी नहीं रहेगी। ऐसे ही बहुत सारे आपके मिलेट्स आते हैं, आपने सुना होगा, वो आयरन रिच होते हैं मिलेट्स आपके, वो आपकी बॉडी तक आपके आयरन पहुंचा देते हैं। फिर पोटैटोज के अंदर, स्वीट पोटैटो के अंदर आपको विटामिन ए के साथ आपको बायोफोर्टिफिकेशन करके मिलता है। तो इससे पता क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन जो होती है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि देखो जब आपने कोई खाना खाया, अगर उस खाने के अंदर
हमने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिला रखे हैं, बायो फोर्टिफिकेशन ऑलरेडी कर रखी है क्रॉप्स के अंदर ही, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर चीज़ें जाएंगी एंड उस वजह से क्या होगा, अनेमिया, स्टंटिंग, या एक कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था, हिडन हंगर। हिडन हंगर होता है कि आपको खाना तो मिल गया बट कहीं ना कहीं आपकी बॉडी तक असेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचे, दैट इज हिडन हंगर। ये सारी समस्याएं हम यहाँ पे कम कर पाएंगे। फिर ऐसे ही हम सेहत के अंतर्गत जो हमारा जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है इसको इंश्योर करेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पता क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कनेक्ट करी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने अपने खेत के ऊपर, आप खेती तो करते ही थे, मतलब क्रॉप्स तो आप लगा ही रहे थे, पर क्रॉप्स के साथ साथ आपने यहाँ पर अपने पशुपालन भी आप लोग करने लग गए। तो आपने जब साथ में ये किया ना, तो उससे पता क्या हुआ कि जो एनिमल डंग था उसको आपने इस्तेमाल कर लिया एज मैन्योर के तौर के ऊपर, ठीक है ना, एंड क्रॉप्स का जो बचा हुआ हिस्सा था वो एनिमल्स ने कंज्यूम कर लिया। तो एक चीज का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बन जाता है। ऐसे ही आपने राइस फिश फार्मिंग, इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग भी आपने सुनी होगी। इससे किसानों का इनकम भी बढ़ती है एंड लोगों तक अच्छा न्यूट्रिशन भी यहाँ पे जाता है, ठीक है ना, अच्छी फसलें जाती हैं, अच्छे और प्रोटीन्स का रिच सोर्स हो सकता है राइस फिश फार्मिंग के माध्यम से। तो ये सारे फायदे यहाँ पे हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल हेल्थ हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर वर्कर्स, ठीक है, इनको बहुत दिक्कत आती है, ठीक है, इनको भी हमें यहाँ पे इसमें हमने इंक्लूड किया है। फिर हमारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, उनको हम यहाँ पे प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि देखो भारत के अंदर ना हमने फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर कर ली है, अब हमारा फोकस होना चाहिए फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ। सिर्फ खाना नहीं खिलाना लोगों को, अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना हमें यहाँ पे देना है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वन हेल्थ इनिशिएटिव, मैंने वन हेल्थ कई बार आपको बताया है, जो WHO का इनिशिएटिव होता है, ये बात करता है कि कैसे आपका जो एनवायरनमेंट होता है, आपका जो एनिमल्स हैं और आपके जो ह्यूमन हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो हमें अगर यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ अच्छी रखनी है तो वो बिना इन्वायरमेंट और एनिमल हेल्थ को ध्यान में रखे बिना नहीं हो सकती, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। बाकी देखो इस पर्टिकुलर सेहत इनिशिएटिव के अंदर आपके जो मिलेट्स है ना, हम उनको फर्दर और प्रमोट करेंगे, क्योंकि मिलेट्स जो होते हैं आयरन रिच होते हैं, फाइबर की मात्रा अच्छी खासी होती है, कैल्शियम भी अच्छा होता है, ठीक है, और किसानों को भी फायदा होता है क्योंकि जहाँ पानी या बारिश कम भी हो वहां पर भी ये लग जाते हैं। तो यही है सेहत बेसिकली, हेल्थ केयर अप्रोच है और फूड को एक तरह से मेडिसिन की तरह देखा जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात लिखी हुई है कि अभी ना हमारा फोकस है क्यूरेटिव हेल्थ केयर के ऊपर, यानी कि एक इंसान बीमार हो जाता है, हम उसको इलाज करवा के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर ये अप्रोच सही नहीं है। हमें जाना होगा प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर की तरफ, यानी कि अगर हम दोस्तों अच्छा खाना खाएंगे, अगर हमारी डाइट अच्छी होगी, तो हम बीमार ही कम पड़ेंगे। तो वही है प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर, हम उसकी तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं इस सेहत इनिशिएटिव के माध्यम से। और अभी यहाँ पे जो इनिशिएटिव है इसकी नोडल एजेंसी कौन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये दोनों इसकी नोडल एजेंसीज हैं। और इसीलिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर और हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं इन्होंने मिलकर यहाँ पर जो सेहत मिशन है यहाँ पे लॉन्च किया है, राइट। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक थोड़ा सा हमारा टेक्निकल टॉपिक है। यहाँ पर बात हो रही है ICMR ट्रांसफर्स 3 इंडिजीनियस मेडिकल टेक्नोलॉजीज टू इंडस्ट्रीज। बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से सुनना कि ये 3 मुद्दे हैं क्या। 3 टेक्नोलॉजीज ना हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इंडस्ट्री को दी है। क्या है ये 3 टेक्नोलॉजीज? पहली टेक्नोलॉजी सुनना, पहली टेक्नोलॉजी ये है PSP-94 एलिसा बेस्ड प्रोस्टेट डायग्नोस्टिक। देखने में सुनने में टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, सबसे पहले इसको तोड़ो। ये वर्ड पढ़ पाए हो, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या होता है? देखो जो पुरुष होते हैं ना, मेन, उनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर के पास में एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोस्टेट, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के पास में होता है, ठीक है। अब प्रोस्टेट में ना कई बार आपने प्रॉब्लम सुनी होगी, कई बार आपने ना किसी पुरुष के कॉन्टेक्स्ट में ये बात सुनी होगी कि प्रोस्टेट बड़ा हो गया, इनलार्जमेंट हो गया प्रोस्टेट का, या फिर आपने सुना होगा प्रोस्टेट कैंसर भी आपने सुना होगा। तो ये आपको देखने को मिलती है प्रोस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में। अब होता पता क्या है, देर इज अ प्रोटीन PSP-94, ये एक स्पेशल प्रोटीन है, ठीक है ना, जो कि हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है इस पर्टिकुलर प्रोटीन को। अगर इस प्रोटीन की मात्रा कम ज्यादा हो जाती है ना, उससे कहीं ना कहीं प्रोस्टेट डिजीज या प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, ठीक है, समझ गए यहां तक। अब एक हमारे पास एक टेस्ट आता है जिसका नाम है एलिसा टेस्ट। ये जो एलिसा टेस्ट है जिसकी फुल फॉर्म है
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये एक टेस्ट है। इस टेस्ट के माध्यम से पता क्या होगा, हम यहां पर डिटेक्ट कर सकते हैं किसी चीज की प्रेजेंस। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर इस टेस्ट का इस्तेमाल किया और अगर मान लो यहां पर कलर चेंज हो गया तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ यार, प्रोटीन की मात्रा ऊपर नीचे हुई है और इस बंदे को एक्चुअल में प्रोस्टेट रिगार्डिंग जो बीमारियां हैं वो है। तो पॉइंट पता क्या है, प्रोस्टेट रिगार्डिंग इश्यूज को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये एक टेक्नोलॉजी है, PSP-94 एलिसा बेस्ड प्रोस्टेट डायग्नोस्टिक। ठीक है ना। इससे फायदा पता क्या होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ना ये काफी अच्छा है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है और यहाँ पर अर्ली बेसिस के ऊपर जल्दी हम यहाँ पर इस बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं और जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा तो फिर उसका डायग्नोसिस भी अच्छे से हो सकता है। आई होप PSP-94 क्या है और एलिसा टेस्ट क्या है ये आपको समझ आया होगा। ठीक है ना। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के माध्यम से काम करता है। ओके, ये हमारा पहला टेक्नोलॉजी है। दूसरी टेक्नोलॉजी यहाँ पे बात हुई है वो है फैक्टर 8 इनहिबिटर कोगुलेशन डिसऑर्डर पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक। फिर से टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये देखो ना, PIB में ये आया है तो थोड़ा मुद्दा हमें डिटेल में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, अंडरस्टैंड करना कि जब भी कभी आपको चोट लगती है तो उसके बाद जो खून है उसकी क्लॉटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खून की क्लॉटिंग नहीं होगी तो भाई ब्लीडिंग चलती रहेगी, दिक्कत आएगी, है ना। अब यहाँ पर ना हमारे खून की क्लॉटिंग करवाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। और उन्हीं प्रोटीन्स में से एक फैक्टर जो है दैट इज फैक्टर 8। ये फैक्टर 8 हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फैक्टर 8 नहीं होगा तो हमारा खून क्लॉट नहीं होगा, और अगर खून क्लॉट नहीं होगा ना तो भाई आपको हेमोफीलिया ए हो जाएगा। समझे मेरी बात को। उससे फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है सर, फैक्टर 8 तो हमें समझ आया। अब पॉइंट आता है ये फैक्टर 8 इनहिबिटर क्या है। इनहिबिटर मतलब किसी चीज को रोकना। कई बार पता क्या हो सकता है, इम्यून सिस्टम गलती से इन्हीं फैक्टर 8 को अटैक करने लग जाता है, जबकि फैक्टर 8 अच्छे हैं, पर कई बार गलती से अगर इनको ब्लॉक कर दिया जाए, इनहिबिट कर दे अगर हमारा इम्यून सिस्टम, उसको बोलते हैं फैक्टर 8 इनहिबिटर। तो ये दिक्कत हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे टेस्ट करना है कि ऐसा तो नहीं कि ये वाली चीज है, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे फैक्टर 8 इनहिबिटर हमारी बॉडी के अंदर आ चुके हैं। तो उसके लिए ना पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक, पॉइंट ऑफ केयर मतलब आप अपने घर पे बैठकर भी इस टेस्ट को कर सकते हो। बहुत जल्दी से आपका रिजल्ट आ जाएगा, बहुत तेजी से इसका रिजल्ट आ जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, आपको इसका टेस्ट काफी मुश्किल आता है। तो इस टेस्ट से पता लग जाएगा कि हाँ, अगर मेरी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही, उसका कारण क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं फैक्टर 8 इनहिबिटर उसका कारण है। तो घर के ऊपर ही आप बैठ के आराम से इसका टेस्ट कर सकते हो, कोई लैब वैब में जाने की जरूरत नहीं है, आराम से टेस्ट हो जाएगा। तो ये भी टेक्नोलॉजी ICMR ने यहाँ पे इंडस्ट्री को दी है। तीसरी टेक्नोलॉजी कौन सी है, इट इज मल्टीप्लेक्स RT-PCR किट फॉर डेंगू चिकनगुनिया एंड जीका। देखो, अगर आपको कोविड-19 पेंडेमिक का समय याद है ना, तब भी आपने ये वर्ड सुना होगा RT-PCR। RT-PCR क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो होता पता क्या है, जो आपका जैसे कोविड-19 वायरस ही था, ठीक है ना, वो RNA वायरस होता है। ठीक है। तो RNA को ना सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है DNA के अंदर, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर इस DNA को हम क्या करते हैं, इसको कई इसकी कॉपीज बनाते हैं, इसको बड़ा करते हैं, इसको एम्पलीफाई किया जाता है। ठीक है। तो यही है आपका RT-PCR। तो इसके माध्यम से हम चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां पर जो बात लिखी है ना, एक वर्ड लिखा है मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स मतलब भाई एक तीर से तीन तीन निशाने। मल्टीपल क्या होता है, एक तीर से मल्टीपल निशाने। तो यहां पर एक सिंगल टेस्ट से डेंगू चिकनगुनिया जीका ये है या नहीं है, ये तीनों का पता लग जाएगा। आप एक टेस्ट करवाओगे, उस एक ही टेस्ट में तीनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आपको ये सब है या नहीं है, या इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। समझ पाए मेरी बात को। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो ICMR ने ट्रांसफर करी है इंडस्ट्री को। अब आप पूछेंगे सर क्यों, अरे एक्चुअली पता क्या था कि परसों 11 मई थी, और 11 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप के अंदर। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम 11 मई को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 1998 के अंदर आपको याद होगा हमने ऑपरेशन शक्ति परफॉर्म किया था पोखरान 2 के अंदर, है ना। उस टाइम के ऊपर हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, और साइंटिस्ट थे APJ अब्दुल कलाम जी।
तो उनके अंतर्गत हमने यहाँ पे 5 न्यूक्लियर टेस्ट उस टाइम पे किए थे। तो 11 मई का दिन इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए हम इसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बाकी देखो इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें टेक्नोलॉजीज दी गई हैं जो शोकेस करी गई हैं, दी नहीं गई, शोकेस करी गई, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविड डायग्नोस्टिक टेक्निक किट है, कोविड कवच, ठीक है? ऐसे टीबी डिटेक्शन के लिए है, निपा वायरस के लिए है, डेंगू के लिए है, वेक्टर कंट्रोल के लिए है। तो ये सारी चीज़ें भी हुई हैं, बट ये मेन 3 जो टेक्नोलॉजीज़ थी, ये आपको ज़रूर यहाँ पे ध्यान में रखनी है और ये इवेंट करवाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा और साथ-साथ आपके ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने इस इवेंट को कोऑर्डिनेट किया था। अब आईसीएमआर आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के काम करता है। इसके हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे और ये भारत की सबसे प्रमुख बॉडी है बायोमेडिकल रिसर्च के रिगार्डिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट थे, बट आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026। देखो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये जो रूल्स होते हैं, अब इनको एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। देखो आप लोग जानते होंगे कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा कूड़ा करकट जो है हम प्रोड्यूस करते हैं। अब कूड़ा करकट ना कई तरह का होता है। एक तो देखो होता है कि आपने कुछ आलू प्याज टमाटर कुछ खाए पिए, ठीक है ना, आपने फूड वेस्ट था, आपने वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप लोग प्लास्टिक वगैरह का बहुत इस्तेमाल करते हो, वो भी आपके कचरे में जाता है। फिर जैसे सैनिटरी पैड्स वगैरह होते हैं, वो भी यहाँ पे आपके गार्बेज में ही जाता है। फिर आपके कुछ मोबाइल फोन्स वगैरह होते हैं, है ना, उनको भी आप फेंक देते हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। कुछ कंस्ट्रक्शन का भी कचरा वगैरह होता है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कचरे होते हैं, ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे। अब दिक्कत पता क्या आती है कि अगर हम इनको सही ढंग से सेग्रीगेट नहीं ना करेंगे तो बहुत परेशानी आ जाएगी। तो सबसे पहला चीज हमने अभी क्या किया है ना, स्वच्छ मैनेजमेंट रूल्स के अंदर हमने चीजों को बहुत ढंग से मैनेज करने की कोशिश की है कि कचरे को सही ढंग से हम मैनेज करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आया है कि क्या हमने चेंजेस क्या किए हैं, आप ध्यान में समझिएगा कि हमने 4 स्ट्रीम सेग्रीगेशन किया है। यानी कि अलग अलग प्रकार का कचरा अलग अलग जगह पे हम अलग अलग तरह से उसको सेग्रीगेट करेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इधर देखना, जैसे एक होता है वेट वेस्ट। वेट वेस्ट कैसा होता है, जैसे आपने खाने पीने का खर्चा है, जो कचरा है, फूड वेस्ट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सारा वेट के अंदर आ जाएगा। ड्राई वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ड्राई के अंदर आपका जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, पेपर हो गया आपका, ये सब ड्राई के अंदर आ जाएगा। फिर एक आता है सैनिटरी। सैनिटरी वेस्ट में क्या आ जाता है, जैसे आपका सैनिटरी पैड्स, आपके डाइपर्स, ये सैनिटरी के अंदर चला जाएगा। और एक हमने किया है स्पेशल केयर वेस्ट। स्पेशल केयर के अंदर आपके जैसे मेडिसिन हैं, बैटरीज हैं, आपके बल्ब्स हैं, ये सारे आएंगे स्पेशल केयर वेस्ट के अंदर। अब इस तरह से हमने कर लिया। अब इसके लिए ना हमने बिन्स भी अलग अलग कर दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेट के लिए आपका ग्रीन बिन होगा, ठीक है, आपका ड्राई के लिए आपका ब्लू बिन होगा, सैनिटरी वेस्ट के लिए आपका रेड बिन होगा। और उसी तरह से अगर मैं बात करूं हजार्डस वेस्ट या जो स्पेशल केयर वेस्ट है, उसके लिए आपका ब्लैक बिन आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये तो हो गया कि अच्छा सबको सेग्रीगेट कर दिया। ऐसा सेग्रीगेट किया क्यों गया? क्योंकि देखो हर किसी से आउटपुट अलग अलग हम जनरेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपका वेट वेस्ट है, इससे हम बायोगैस बना सकते हैं, कंपोस्टिंग में इस्तेमाल हो सकता है। जो आपका ड्राई वेस्ट हो सकता है, इसको हम रिसाइकल करने की कोशिश करेंगे, प्लास्टिक वगैरह को। फिर अगर हम बात करें सैनिटरी वेस्ट की, इसको हमें सही ढंग से सेफली डिस्पोज करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्पेशल वेस्ट को हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ऑथराइज्ड हैंडलिंग इसकी करी जाएगी ताकि इसको भी हम यहाँ पे सही ढंग से इस्तेमाल कर पाए। कोशिश पता क्या है? कोशिश है यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करने की। सर्कुलर इकोनॉमी आप जानते होंगे कि ऐसा नहीं है कि आपने बस कचरे, आपने किसी चीज को लिया, आपने उसका इस्तेमाल किया, आपने उसको फेंक दिया और बात खत्म, ठीक है। ये होता है मेक यूज थ्रू थ्रो मॉडल, ये लीनियर इकोनॉमी होती है। हमें ऐसा नहीं करना कि किसी चीज को बनाया, उसका इस्तेमाल किया, फेंक दिया, नहीं, हमें इसी को वापस रीयूज करना है, हमें रिड्यूस करना है, रिसाइकल करना है, रीमैन्युफैक्चर करना है। तो सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ पर ये रूल्स लेकर आए हैं। तो पहली बात तो होगी 4 स्ट्रीम हमने सेग्रीगेशन कर दिया। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस के अंदर, वो होता है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कि भाई जिसने कहीं ना कहीं पोल्यूशन किया है वही यहाँ पे अपना पेमेंट करे, ठीक है ना। अगर मान लो वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं किया, अगर रूल्स वायलेट हुए तो उस केस में पेनल्टीज लगेंगी। बट इस पर्टिकुलर
स्वच्छ मैनेजमेंट सॉरी सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर एक और बात यहाँ पे निकल के आई है, दैट इज एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या मतलब होता है? देखो हमारे ना कुछ बल्क वेस्ट जनरेटर होते हैं। बल्क वेस्ट मतलब जो भारी मात्रा के अंदर वेस्ट जनरेट करते हैं। ये कौन होते हैं सर? देखो जैसे आपके मॉल्स हो गया, आपके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, आपके बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, आपके यूनिवर्सिटी, होटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, यहाँ पर वेस्ट ना बहुत बहुत भारी मात्रा के अंदर होता है, आपको पता होगा। तो अगर कोई ऐसा काम करता है कि जैसे मान लो उसका प्रतिदिन 100 किलो से ज्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है, या फिर वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया से बड़े एरिया में ऑपरेट कर रहा है, तो ऐसे केस में इनकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ जाती हैं। क्या जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं? देखो एक तो पहली बात है कि इनको ऑर्गेनिक वेस्ट को साइट के ऊपर ही प्रोसेस करना पड़ेगा। जो भी वेट वेस्ट है ना, वो वहीं पर प्रोसेस करना पड़ेगा। वेस्ट सेग्रीगेटेशन करनी ही पड़ेगी, इनको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इनकी जिम्मेदारियां हमने यहाँ पे बढ़ा दी हैं, ताकि ये जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको सही ढंग से मैनेज किया जा पाए। फिर हमने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है डिजिटल ट्रैकिंग के लिए। इसमें पता लगता रहेगा कितना वेस्ट जनरेट हुआ, कितना ट्रांसपोर्ट हुआ, कितना प्रोसेस हुआ, कितना उसको डिस्पोज किया। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएंगी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। फिर पेनल्टीज हमने यहाँ पे लगा दी हैं, जो भी यहाँ पे इस तरह से इलीगल डंपिंग करेगा उनके लिए। और एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है, वो है रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल का। अब इसका मीनिंग समझना। देखो होता पता क्या है, जैसे आपका ड्राई वेस्ट है, ठीक है? अब ड्राई वेस्ट जो कि रिसाइकल नहीं हो सकता, जैसे आपका प्लास्टिक स्क्रैप हो गया, पेपर का वेस्ट हो गया, ये जो वेस्ट है मतलब आपका रिसाइकल वाला नहीं, नॉन रिसाइकलेबल, जो रिसाइकल नहीं हो सकता। अब आप पता क्या कर सकते हो? इससे फ्यूल जनरेट कर सकते हो। समझे? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं, वो उनको फ्यूल की आवश्यकता होती है। तो ये जो ड्राई वेस्ट है जो नॉन रिसाइकलेबल है ना, वो फ्यूल के तौर के ऊपर इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। तो यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर ये बोला गया है कि जो इंडस्ट्रीज होंगी उनको ये वाला फ्यूल इस्तेमाल करना होगा टू 15%, मतलब बढ़ा दिया गया इसका यूजेज टू 50%, 15% और इसके साथ साथ एक बात और है, जो लैंडफिल्स होंगे ना, लैंडफिल हम केवल और केवल किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? केवल और केवल नॉन रिसाइक्लेबल और इनर्ट वेस्ट के लिए। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिक्स्ड वेस्ट को आप डंप नहीं कर सकते। ठीक है, हायर फीस आपकी लगेगी अगर आपने वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं किया। तो यहाँ पे हमने रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल के ऊपर भी समझा कि कैसे आप नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट से फ्यूल बना सकते हो। दैट इज देयर, उसका नंबर इंक्रीज करके 15% कर दिया गया है, और लैंडफिल के अंदर आप केवल नॉन रिसाइक्लेबल और इनर्ट वेस्ट यहाँ पे डाल पाएंगे। बाकी देखो और भी रूल्स आए हैं आपके हिली एरियाज के लिए भी। हिली एरियाज में आपको यहाँ पे ज्यादा गार्बेज वगैरह नहीं करना, वहां पर भी यूजर फीस लगेगी टूरिस्ट के ऊपर, वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता ताकि हिमालयस को हम प्रोटेक्ट कर पाए। फिर जो पुराने आपने पहाड़ बना रखे हैं, कचरे के पहाड़ जो होते हैं ना, उनको भी हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे बायो माइनिंग से, बायो रेमिडिएशन से। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं पहले के मुकाबले, ताकि जो वेस्टेज है उसको हम सही ढंग से यहाँ पे मैनेज कर पाएँ। तो आप ध्यान रखिएगा कि इन रूल्स के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है और आपका जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो पॉलिसीज बनाएंगी और सुपरवाइज करती रहेंगी इन सिस्टम्स को। आपके स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज वो देखती रहेंगी कि हाँ यार, ये जो हमने रूल्स बनाए थे क्या उनको कंप्लाई किया गया, नहीं किया गया, उनको मॉनिटर करते रहेंगे। और आपकी जो म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत है ना, वो इस वेस्ट कलेक्शन को प्रॉपरली मैनेज करेंगी। प्रॉपर सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और आपकी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज भी इन्हीं का यहाँ पे काम देखने को मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से इंश्योर ये किया जाएगा कि सही ढंग से चीज़ों को हम यहाँ पे मैनेज कर पाए। एक आखिरी टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है दोस्तों, वो है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के रिगार्डिंग। दोस्तों अभी जैसे आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात सुनी होगी, उन्होंने कहा है कि 1 साल अगला कोई आप गोल्ड ना खरीदें। अब देखो गोल्ड की दिक्कतें आप जानते ही हैं कि गोल्ड अगर हम खरीदते हैं तो हमें कहीं ना कहीं विदेशों से मंगाना पड़ता है। उसमें हमारा बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो चले जाते हैं, एंड इवन हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाता है। ये सारी बातें आपको पता होंगी। अब यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे इंडस्ट्री बॉडीज ने बोला है कि भाई आपकी ना एक स्कीम चलती है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। आपने उसमें ना पिछले साल बहुत कम कर दिया, आपने उस स्कीम को, उस स्कीम का दायरा कम कर दिया था पिछले साल। अब टाइम आ चुका है कि उसका दायरा बढ़ाया जाए, ताकि
ताकि गोल्ड इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंस कम हो। मैं पहले आपको ना एक स्कीम समझाता हूँ। हुआ पता क्या था, 2015 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया, और इसका रीजन पता क्या था। आप लोग देखते होंगे कि ना घरों के अंदर लोगों के पास सोना पड़ा होता है। जैसे ना आप भी अपने घर पे देखना, हो सकता है आपकी मम्मी के पास कुछ गोल्ड पड़ा हो, वो पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल कुछ नहीं हो रहा, वो पड़ा हुआ है बस। ना वो पहना जा रहा है, ना वो कुछ और काम आ रहा है, बस उसको रखा हुआ है घर के ऊपर। ये होता है अनयूज्ड गोल्ड। तो भाई क्या ये अनयूज्ड गोल्ड जो घरों में ऐसे ही बस रखा हुआ है, क्या इसको किस तरह से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? जवाब है, कर सकते हैं। कैसे? आपको सिंपली पता क्या करना है। आप सिंपली अपने जो पास का जो बैंक होता है, आप बैंक के पास जाओ। बैंक भी आप कह सकते हो, या फिर आपके कुछ आपके कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, ठीक है, कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर, वहां पर जाओ। आप वहां पर अपना सोना जमा करा दो, ठीक है। तो ये सोना हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, बुलियंस हो सकते हैं, कुछ भी है, वो आपने सोना वहां पे जमा करा दिया। वहां पर आपकी टेस्टिंग होगी आपके सोने की, कि आपका सोना किस क्वालिटी का है, कितने कैरेट का है, वो सब चीज़ टेस्ट की जाएगी। उसका वेट कितना है, 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, जो भी है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एक अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। उस अकाउंट में आपको बता दिया जाएगा कि आपका 10 ग्राम सोना हमारे पास रखा हुआ है। अब सरकार पता क्या करेगी, या बैंक आप कह लो, कि इस पर्टिकुलर जो सोना आपने रखा हुआ है ना, उसके ऊपर आपको हर साल कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लगभग 2 से 2.5% का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे इसके ऊपर मिलता रहेगा, ठीक है। अब सरकार ने पता क्या किया, सरकार के पास आ चुका है सोना, ठीक है, गोल्ड आ चुका है। अब आगे इस गोल्ड का फर्दर इस्तेमाल किया जा सकता है, ज्वेलर्स को दिया जा सकता है, बैंक इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर भी। तो आपने पता क्या किया, जो घरों के अंदर सोना पड़ा हुआ था आपने उसको इस्तेमाल पे लगा दिया। अब आपने अपना सोना दिया था। अब देखो पता क्या हो सकता है, बाद में मेच्योरिटी के टाइम के ऊपर, या तो आप सरकार से सोना वापस ले लो, कि मान लो भाई मैंने 10 ग्राम सोना दिया था, लाओ मेरा 10 ग्राम सोना। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो भी 10 ग्राम सोने की कीमत होगी, मान लो लेट से 1 लाख रुपए है, तो आपको 1 लाख रुपया ले लो। ईदर ऑफ द टू। तो इससे पता क्या हुआ, सरकार को ऐसा लगता है कि हमने ना गोल्ड को इंपोर्ट नहीं करवाया, हमने जो लोगों के घरों में पैसा गोल्ड पड़ा हुआ था, सॉरी, उस गोल्ड को ही कहीं ना कहीं हमने सिस्टम में लिया, इकोनॉमी के अंदर ले आए, और इस तरह से हमने गोल्ड इंपोर्ट कम कर लिए। अब पॉइंट पता क्या था, ये जो स्कीम थी ना, ये लाई गई थी 2015 के अंदर, और 2025 तक ये चलती भी रही। पर 2025 में ना सरकार ने ऐसा नोटिस किया कि नहीं यार, थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो सरकार ने मीडियम और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट जो थे वो बंद कर दिए। अभी जो केवल और केवल चल रहा है वो शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट चल रहे हैं, 1 से 3 साल के लिए, मतलब 1 से 3 साल के लिए आप गोल्ड जमा करा सकते हो। बाकी चीजें डिसकंटिन्यू कर दी गई। इसके कई सारे कारण थे। एक तो देखो, सोने की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो सरकार को नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। बाकी लोगों ने भी देखो बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसका कारण पता क्या था, कि देखो हमारी ना ज्वेलरी के साथ हमारी अटैचमेंट बहुत होती है। हमें लगता है कि यार ये तो मेरी दादी का सोना है, ठीक है ना, उन्होंने पहना था अपनी शादी के अंदर, मैं नहीं दूंगा ये वाला सोना सरकार को, है ना। इंटरेस्ट रेट कईयों को लगता है यार ये 2-2.5% क्या ही इंटरेस्ट दे रही है सरकार, ठीक है ना। लोगों को थोड़ा डर भी रहता है कि यार पता नहीं ग्राम कम ना कर दें सोने का, पता नहीं अच्छी क्वालिटी का सोना देंगे, प्योर सोना होगा या नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने भी यहाँ पे वो नहीं दिखाया, सरकार भी थोड़ा पीछे हट गई। यही है आपकी गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम। अब आज के टाइम के ऊपर अलग अलग बॉडीज ने आवाज उठाई है कि भाई इसको रिवाइव करो, इस स्कीम को। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म चल रहा है अभी आज के टाइम के ऊपर, मीडियम और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट भी आप लेकर आओ, ठीक है ना। फिर इससे क्या होगा, लोगों के घरों में जो सोना पड़ा हुआ है वो बाहर निकलेगा, वही सोना हम आगे इस्तेमाल कर पाएंगे, हमें विदेशों से सोना मंगाने की फिर यहाँ पे जरूरत नहीं होगी। ये है गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम। ऐसी आवाज उठी है, ऐसा हुआ नहीं है कि ये वापस हमने स्टार्ट कर दिया। लोगों ने बस यहाँ पे बोला है कि इसको आप स्टार्ट कर सकते हो वापस से। बाकी इस स्कीम के माध्यम से जो भी इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कम से कम 10 ग्राम सोना इस तरह से डिपॉजिट करवा सकते हैं। एंड इस तरह से ये सारा काम यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम होगी, फाइनेंशियल सेविंग यहाँ पे बेहतर होगी, फॉरेक्स हमारे ज़्यादा स्टेबल हो पाएंगे, और हमारी गोल्ड इकॉनमी भी फॉर्मलाइज हो पाएगी। और आप लोग जानते होंगे कि इससे करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा कम होगा, क्योंकि जब हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करवाएंगे गुड्स वगैरह का, तो उससे हमारा इंपोर्ट की वजह से हमारे जो डॉलर्स है वो बाहर जाएंगे, एंड इस वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पे बढ़ सकता है। पर इस स्कीम के माध्यम से हो सकता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा मैनेज हो जाए कुछ हद तक, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था आईसीजीएस अचल के बारे में,
ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था किस तरह से ये इंडियन कोस्ट गार्ड की आपको ये शिप देखने को मिल जाती है। बेसिकली इट्स अ फास्ट पेट्रोल वेसल। यस, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, सो दैट इज ट्रू। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करें तो क्या ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको यहाँ पे लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज मिला था? यस, फॉर इज वर्क गीतांजलि, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट थी वो 2014 में नहीं बल्कि 2019 में क्रिएट करी गई थी, इसलिए जो तीसरा स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।